हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोगों की वीडियो की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम फिर लाए हैं मॉडल पेपर घटना चक्र का है टेस्ट नंबर थर्ड। ठीक है, आप इसमें टेस्ट दीजिए और देखिए इस 50 में से आप कितना सही कर लेते हो। ठीक है, बाकी हम सारे क्वेश्चन को ऑप्शन सही एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की वीडियो की तैयारी चल रही है, तो इस पे मॉडल पेपर के साथ साथ टॉपिक वाइज भी कवर कराए जा रहे हैं। आप इस चैनल पे जाओगे तो अभी मैंने नदी नदी बांध का एक सेपरेट वीडियो बना के डाला है। ठीक है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। फिर नेशनल पार्क आप जानते हैं आता है, और संविधान संशोधन से मैंने ये आज का लेटेस्ट वीडियो है आपके पास। आज सब 15 से 20 मिनट की है, छोटी छोटी वीडियो। मैं टॉपिक वाइज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों का मन लगा रहे। ठीक है, क्योंकि संविधान संशोधन जितने भी हुए थे, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, लेटेस्ट कब हुआ है, तो इम्पोर्टेंट बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन कलेक्ट किए हैं, जो कि 15 मिनट की लगभग वीडियो होगी। आप देख लोगे तो आप लोगों की बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्त, यदि चैनल पे पहली बार आए हो, आप देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर तो करेंगे ही आप। सबसे बड़ी बात, आप अपने क्वेश्चनों का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आप 50 में कितना सही करते हो, अपनी तैयारी को जज कर लो। ठीक है, बाकी मैं टेस्ट तो करा ही रहा हूँ, ये टेस्ट है क्योंकि टॉपिक वाइज तो मैं आपको वीडियो दे ही रहा हूँ, लेकिन रोज एक टेस्ट मैं आपको करा रहा हूँ। रोज एक टेस्ट आपको जीएस की मिल रही है, हिंदी की भी 50 क्वेश्चन की मिल रही है, और रीजनिंग की मैंने 25-25 टुकड़ों में कर दिया है, क्योंकि वीडियो उसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है और फैन बंद करके बनाना पड़ता है दोस्तों। तो फिर गर्मी भी जानते ही कितनी तेज पड़ रही है। तो ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। आइए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो आपको सभी को पता होगा, बोध गया। बोध गया, जहां महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ही तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप सभी को पता होगा। और इसी के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ गया। बुद्धत्व तो क्या आ गया है। ठीक है, ये बोध गया है। ठीक है, तो इनका जो है गौतम बुद्ध का नाम बुद्धत्व या बुद्ध के नाम से जाने लगे थे। ठीक है, और बोध गया को 2002 में यूनेस्को ने यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर के रूप में घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, विश्व विरासत शहर के रूप में घोषित किया है। तो ये चीजें आप याद रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। जब आप जानते होंगे 16 महाजनपद पढ़ते होंगे, तो उसमें एक मल्ल महाजनपद होगा, जिसकी राजधानी आपको पता होगी कुशीनारा। कुशीनारा उस टाइम का नाम था, उस टाइम का नाम था कुशीनारा। ठीक है, उस टाइम का नाम था कुशीनारा, जो अब बदल के कुशीनगर हो गया है। ठीक है, इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपको सभी पता हुआ, श्री ऋषिपट्टनम, जिसे अब सारनाथ के नाम से जाना जाता है। सारनाथ, ये वाराणसी में पड़ता है दोस्तों, और यहीं पे सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, देखिए अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये सभी को पता होगा, कुतुबुद्दीन मीनार में है। कुतुबुद्दीन मीनार में है, सभी को पता होगा। हाँ, इसे बनवाया किसने था, आप बता सकते हो? इसे बनवाया किसने था, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। ये यूपी ट्रिपल एससी में 2 से 3 बार आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम दिए होंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत में तैमूर ने 1398, यानी ये। अब उस समय दिल्ली सल्तनत का
कौन शासक था, दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद उस समय थे। उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद थे। ठीक है, उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद थे। और तैमूर जानते ही हैं, मंगोल सेना नायक था। ठीक है, उसने तुगलक वंश के, और ये तुगलक वंश के शासक थे, ये तुगलक वंश के शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो मुझे लगता है सभी को पता होगा। तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में, 1320 में रखी थी, जिनको हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। गयासुद्दीन का एक नाम और है, गाजी मलिक। ठीक है दोस्तों, गाजी मलिक, इनका एक और नाम है गाजी मलिक, ये याद रखिएगा। देखिए अगला क्या है। तेरी सेरिक पल्लम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? देखो ये ना सेरिंगपल्लम को श्रीरंगपट्टनम भी बोलते हैं दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम भी बोलते हैं। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, अब कब ये लड़ाई हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1799 में, और यहीं टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। 4 लड़ाई हुई थी एंग्लो मैसूर के नाम से ना, तो उसमें चौथा यही युद्ध था। बम्बई, बम्बे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो 1853 आपको सभी को पता होगी। और किसके कार्यकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने बम्बई से थाने के बीच, बम्बई से थाने के बीच चली थी, और उस समय डलहौजी थे, डलहौजी। ठीक, उस समय डलहौजी जो थे ब्रिटिश गवर्नर थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगला क्या है, भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था? तो ये तो मुझे सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी 1829। किस किस की इसमें किसने किसकी मदद की थी? तो विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन का भी बहुत बड़ा हाथ था, राजा राम मोहन। ठीक है, इनका भी बहुत बड़ा रोल था इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? कानूनी अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार के तहत आता है। ठीक है, और ये आर्टिकल अनुच्छेद 32 में है, और इसी को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला है कि ये संविधान की आत्मा है। इसी को संविधान की आत्मा बोला गया है। और किसने बोला है? अंबेडकर, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। और किसने? बाबा साहब अंबेडकर ने, इन्होंने ही बोला था। क्योंकि इसके तहत उच्च न्यायालय जो है रीट जारी कर सकता है दोस्तों, रीट ना, रीट जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये देखिए 10 नहीं 11, क्योंकि 10 जो मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों वो स्टार्टिंग में थे। 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य वो शुरू में थे दोस्तों। जो जब 2002 की बात करूं, जब 2002 में छियासीवा छियासीवा संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके माता पिता को अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, मतलब शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? ये मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूं, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में
जोड़ा गया था। ठीक है, और दूसरी बात कि इसी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य आपके थे। और भाग की मैं बात कर दूं तो भाग 4 क और अनुच्छेद की मैं बात करूं तो 51 ए। आप इसको क भी बोल सकते हैं हिंदी में और ए को क भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं। 111वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? तो 123। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए होता क्या है कि इसमें जबकि देश में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जबकि हमें किसी कानून की जरूरत होती है और उस समय हमारी संसद चल नहीं रही होती है, जो कि उस समय हमें लाना जरूरी होता है। तो क्या होता है कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करते हैं और उसके अनुसार ये कुछ महीनों के लिए रहता है जब तक संसद में ये चीजें पास ना हो जाए। ठीक है, तो उसके अनुसार 123 नंबर आर्टिकल में ये राष्ट्रपति को दिया गया कि संसद नहीं चल रहा है और अचानक देश को एक ऐसे कानून की सख्त जरूरत हो गई है जिसे न टाला जा सकता है, तुरंत लागू करना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए ये राष्ट्रपति को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र सौंपते हैं तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। आइए किस अनुच्छेद में पढ़ना है? तो ये अनुच्छेद 56 ए में इस बात को कहा गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। और किस में बोला? हिमालय पर्वत श्रृंखला में। तो अराकू 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 नहीं सम्मिलित है दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश में एक हिल स्टेशन है। अराकू जो है ना, ये आंध्र प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन है, ये स्टेशन है। इसके अलावा आपका कारेवास, भागीरथी, काठमांडू तीनों हिमालय श्रेणियों में आते हैं। देखिए काठमांडू और भागीरथी क्योंकि उत्तराखंड से ही निकलती है तो आप लोग खुद देखते होंगे मैप तो हिमालय से, लेकिन अराकू करेवास में आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन अराकू जो है आंध्र प्रदेश का हिल स्टेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये शिलोंग है। शिलोंग है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। और इससे ना शिलांग को जो होता है ना, इसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड भी कहा जाता है इसको, पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है, आप जाएंगे घूमने तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? तो केटू। केटू जो कि इस समय पीओके में स्थित है। ठीक है, पीओके में स्थित है। और देखिए एक बात मैं और बता दे रहा हूँ इसमें कि जो 2020 की लगभग न्यूज आई थी, माउंट एवरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी ऊंचाई जो पहले थी ना 8848 मीटर थी। ठीक है, लेकिन चाइना और नेपाल ने जब इसको री एग्जामिन किया तो इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई थी, 86 मीटर हो गई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये न्यूज जो है एग्जाम में ये ऑप्शन देता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी देश के स्वामित्व में नहीं है? मतलब उस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, तो वो कौन सा है? तो ये आपका जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। ठीक है, इस पे किसी का अधिकार नहीं है दोस्तों। ये जानते हैं क्या कि ये यहाँ पे आप अपना वैज्ञानिक हो या शांतिपूर्ण उद्देश्य से कोई भी कार्य करने के लिए आप जा सकते हो, लेकिन ये कहिए कि उस पे किसी का अधिकार है तो नहीं है।
इस पे नहीं किसी का है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जाएगा। देखिए अगला 17, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। आइए अगले स्तर पे चलते हैं, अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए यूरोप की बात कर रहा है। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ पे स्थित है? तो ये रसिया में स्थित है, ये रसिया में स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ किसमें? काकेकस, काकेकस पर्वत का नाम आपने सुना होगा, काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। और इसमें एक शांत ज्वालामुखी भी है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है, ठीक है, एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो सभी को पता होगा, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र जो हमारा है वो भारत के का मेरुदंड है भाई। ये जानते हैं, इस पे अकॉर्डिंग जो भारतीय सर्वेक्षण हुआ था, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017 की बात है, 2017-18 में 49% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं भारत में, प्रच्छोत्तर या अप्रच्छोत्तर रूप से कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र आपको सभी को पता होगा, कृषि है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र जो है हमारा कृषि है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र है। और द्वितीय क्षेत्र में देखिए, प्राथमिक क्षेत्र तो हमारा कृषि है, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा सेकेंड द्वितीय क्षेत्र है, बीनी निर्माण, ठीक है। और थर्ड सेक्टर में आता है हमारा, थर्ड में आता है सेवा, सेवा क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु और जीएसटी मतलब 1 जुलाई 2000 सभी को पता होना चाहिए, 2017 में लागू किया गया था, पेश किया गया था, सॉरी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है दोस्तों। जो हमारा उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है, ये हमारा लकड़ी के नक्काशी के लिए जाना जाता है। देखिए ये जो कालीन बनाना है ना, ये भदोही में जाना जाता है, भदोही में जाना जाता है। और चूड़िया जानते हैं, ये फिरोजाबाद। और इत्र आपको पता ही है, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमैनिक सिटी का नाम दिया गया है? तो खुर्जा है दोस्तों, खुर्जा, खुर्जा को, जो कि हमारा कहाँ गया मेरा पेट, हाँ, खुर्जा जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, बुलंदशहर में पड़ता है, ठीक है, बुलंदशहर में पड़ता है खुर्जा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मू उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, कानपुर को जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी कानपुर जाएगा, ठीक है। राजधानी की बात किया है दोस्तों, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कानपुर के साथ आगरा भी चमड़े के उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ राजधानी की बात किया है तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, तो यहाँ देखिए जिले की बात किया तो अब आगरा कानपुर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। 26, उत्तर प्रदेश में किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वो चिकनकारी के लिए, चिकनकारी लखनऊ में, लखनऊ का फेमस है, ठीक है, लखनऊ का सबसे फेमस है। और इसको जानते हैं, इसका श्रेय जाता है नूरजहां को, इन्होंने ही, जो मुगल काल की नूरजहां थी, नूरजहां, उन्होंने इसको बहुत प्रमोट किया था, उसी की वजह से ये चिकनकारी बहुत हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो घुमा के पूछ लिया, तो ये भी लखनऊ ही जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सिर्फ अपना क्वेश्चन गिनते जाइए दोस्तों, कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, बस आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 50 में कितना आपका सही है, ठीक है, कितनी आपकी तैयारी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बने वस्तुओं के लिए
जाना जाता है। तो अभी मैंने बताया था फिरोजाबाद। देखिए यूपी स्पेशल से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रोम, सफारी, ओपेरा के बीच क्या समानता है? तो ये सभी ब्रेज ब्राउज़र हैं, वेब ब्राउज़र हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये सभी क्रोम हुआ, सफारी हुआ, ओपेरा हुआ, ये सभी दोस्तों ब्रेव ब्राउज़र हैं, ठीक है। कंप्यूटर से भी क्या आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, कंप्यूटर से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए, ये किससे संबंधित है? खोजी इंजन यानी सर्च इंजन। कॉलिंग, देखिए ये तीनों खोजी इंजन यानी इनका प्राथमिक कार्य यही है, सर्च इंजन है ये, बस इतना याद रखिएगा। कंप्यूटर से 2 से, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर से है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पोस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड की शॉर्ट, तो जानते ही हैं पेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस भी, इसी का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठ सेल में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो पूर्व निर्धारण स्थिति बाय डिफॉल्ट द्वारा होती हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाईं ओर संरेखित होती हैं, दाईं ओर संरेखित होती हैं। देखिए एमएस वर्ड पावर पॉइंट में डैश आपको एक विषय के समस्त समरूप को कॉपी करने, इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता करता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर करता है। आइए अब देखिए 5 क्वेश्चन थे, सबके आए जाएंगे। अब देखिए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। नींबू निचोड़ने की मशीन है, आपको बताना है नींबू निचोड़ने की मशीन है, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है नींबू। जी का मान न्यूनतम होता है, तो देखिए जी का मान जो होता है दोस्तों, आपको पता है कि जब हम पृथ्वी के तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जब हम पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी का मान चेंज होता ही होता है, बदलता ही है। तो जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पे होता है, लेकिन हमसे न्यूनतम पूछा है तो विषुवत रेखा पे जाएगा। और यहीं पे अधिकतम पूछता तो वो ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर जो होता है ना वो अधिकतम होता है, अधिकतम होता है ध्रुवों पर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक है? थर्मोसेटिक प्लास्टिक आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है आपका थर्मोप्लास्टिक है। त्वरित चांदी, त्वरित चांदी इसको क्यों चांदी भी कहते हैं, ठीक है। क्या है इसका, एक किसका उत्पादक है, किसका उत्पादक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पारा का, ठीक है, पारा का है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80 होता है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है दोस्तों, 80। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, तो रक्त आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, विक्र धमनी, ठीक है, इसके माध्यम से रक्त गुर्दों में प्रवेश करता है। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन के के कारण होता है, लेकिन विटामिन के ना देके विटामिन के का नाम दे दिया है दोस्तों, विटामिन के का नाम दे दिया है फिलोकिनोक, ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है ये, तो रासायनिक नाम दे दिया, तो आपको रासायनिक नाम भी याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव प्लिया नियंत्रित करता है, मानव प्लिया नियंत्रित करता है, तो क्या आपको क्या करता है, रक्त आयतन को, मानव प्लिया किसको नियंत्रित करता है, रक्त आयरन को, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए। जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला, पहला बोला है, हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, तो ये बन गया है बुरहानपुर, जो कि एमपी में पड़ता है, एमपी में पड़ता है,
ठीक है, ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में कौन सा देश मासिक धर्म उत्पादन निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो ये बन गया है स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्कॉटलैंड हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये सब करंट अफेयर है। अगस्त 2022 आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो नो फे। ये किस देश का शहर है? कंबोडिया का, कंबोडिया का। ठीक है दोस्तों, कंबोडिया का है, कंबोडिया का। यहीं पे आपका आसियान भारत और विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत की किस संस्था द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण इंडेक्स जारी किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवी म्यूचुअल फंड द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, नवी म्यूचुअल फंड द्वारा जारी किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में किस राज्य एक नए कर्मझीरी अभ्यारण्य का गठन किया है? तो ये एमपी हो जाएगा। एमपी में जो पेश टाइगर रिजर्व है ना, पेश टाइगर रिजर्व है, पेश टाइगर रिजर्व है, उसी के सिवानी जिले का कोई करके है जिला, उसी में 24वां अभ्यारण्य, ये प्रदेश का मतलब एमपी में 24वां अभ्यारण्य है, खोला गया है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि नया खोला गया है तो ये पूछेगा। ये नाम याद रखिएगा, और किस स्टेट में है? तो एमपी, एमपी में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड जीता था? तो ये संगीता अभियान, संगीता अभियान ने जीता था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, क्योंकि अब करंट अफेयर के भी तो आने हैं 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, और ये घटना चक्र मॉडल पेपर 3 है दोस्तों, घटना चक्र का मॉडल पेपर 3 है। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्था द्वारा 2021 में सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य किसे प्रदान किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर सी, बिमला रस्तोगी, बिमला रस्तोगी को ये चीज दिया गया है, जो कि दिल्ली के रहने वाली हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, यूके बर्मिंघम में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल, पहले तो ये जान लीजिए 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यूके में हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, किस देश के तैराक एम्मा मैक्यून ने सबसे अधिक 8 पदक जीते थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस समय बहुत चर्चा में थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का अर्थ है, तो जैव विविधता का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, एक निर्धारित क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के पादक जंतु का मतलब जैव विविधता की कहें कि बात करें, पादक जंतुओं को मतलब विविधता मतलब कि जीने का पूरा मतलब साधन मिल जाए, उससे कहते हैं। और सबसे पहले इन्होंने वाटर सी रोसेस द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। जो जैव विविधता शब्द है ना दोस्तों, इसका जो वाल्टर वॉल्टर जी रोसेन ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इस शब्द का पहले, ये रेलवे में पूछ लिया था। ठीक है, रेलवे में प्रयोग कर लिया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण? हाँ बिल्कुल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? बिल्कुल होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा नहीं होती है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ग्रीन हाउस में वृद्धि होती है, यानी कार्बन डाई ऑक्सीजन के कारण होती ही नहीं है। तो ये तो खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, देखिए मैं कुछ गैसों के नाम लिख दे रहा हूँ, तो जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस जैसे वायुमंडली में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरण को अवशोषण या उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूँ, जो कि एग्जाम में आपके काम आ जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों के नाम,
ग्रीन हाउस गैसों के नाम है तो पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में भी लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। दूसरा मीथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक, इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो जाएगा। ठीक है, ATC। तो ये दोस्तों 50 क्वेश्चन थे। आप कमेंट बॉक्स में बताओ 50 में कितना। यदि आपकी 35 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी दिशा में निकल चुकी है। आप बस थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, एग्जाम तक आप कम से कम 42 क्वेश्चन तो आप जीके के बना ही सकते हो। ठीक है, जीके का बना ही सकते हो। और ये इसी तरह प्रॉपर टेस्ट के क्वेश्चन अच्छे लगे हैं दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दोस्त फाइन वन करके गर्मी में मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, और प्रॉपर वीडियो जो चाहिए टॉपिक वाइज वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि सारी चीजें क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो आप भाई को एक लाइक करके शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हाँ, कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा, हम उसको फॉलो करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, जिससे आपको और भी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।